दरअसल इस पूरी चर्चा का मकसद ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने मंत्री और उनके अपने विधायक वही काबू में नहीं है। अपराधियों की बात छोड़ दें, गुंडों की बात छोड़ दें, अराजक तत्वों की बात छोड़ दें, उनके अपने मंत्री ये बयान देते हैं कि भाई दाल में नमक चलता है। उनके अपने मंत्री बयान देते हैं कि 10% तक का कमीशन वाजिब है। उनके अपने ही विधायक अपनी ही अगवानी में फायरिंग करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं कि लगता है कि पता नहीं यहां पे कौन सी मुठभेड़ चल रही है, क्या हो रहा है ये। और अगर दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो 2000 की अगर हम बात करें तो लगभग 22,639 अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वो आंकड़ा था 2011 में, जबकि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए थे। अगर हम 2012 में पहुंचते हैं और 2012 में पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा बढ़ता है 23,700 से ऊपर तक, लगभग 1000 जो मामले हैं वो महिलाओं के बढ़ जाते हैं, इनमें बढ़ोतरी हो जाती है। अखिलेश यादव की सरकार है, ये दूसरा पक्ष हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के एजाज कंवर भी मौजूद हैं। बात हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों को देखते हुए सियासत जबरदस्त तरीके से, और खासतौर से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ABCD की कहानी बदल गई है। ABCD का मतलब अब ये हो गया, A से आम आदमी पार्टी, B से भारतीय जनता पार्टी, C से कांग्रेस और D से अगर मान लेते हैं तो धरना, प्रदर्शन, अनशन। यानी कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है सिर्फ इतना ही दिख रहा है। मामला साफ है, आगे चुनाव है, वो भी लोकसभा के। दिल्ली की गद्दी पर नजर है, संसद पर नजर है, और यहां पर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली के घर पर उनके सामने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को सत्ता का एक नया रूटीन जॉब बताया गया है। हम पूरी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद में हम इस चर्चा में शामिल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खान की, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से मीडिया पर ही निशाना साधा है। इस बार उनकी भैंसों के गायब होने पर जो खबरें मीडिया में चली, उन्होंने इस पर तीखा हमला बोला। आजम खान ने कहा है, आपको बता दें कि इतनी शोहरत, जितनी शोहरत हमारी भैंसों को मिली है, इतनी शोहरत तो महारानी विक्टोरिया को भी नहीं मिली होगी। देखिए किस तरह से और किस अंदाज में आजम खान ने अपनी ये बातें कहीं। और जब ये सब कुछ कह रहे थे तो वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और कई और गणमान्य लोग मौजूद थे। किस अंदाज में बोला आजम खान ने ये सब कुछ, आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और अब बात जन लोकपाल बिल की, जरूरत या सियासत। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास कराए जाने को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। इस मसले पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अब से कुछ देर यानी कि शाम होते होते अरविंद केजरीवाल ने उनकी सरकार ने एक नाराजगी भरी चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी लिखी है। तो 3 बिंदु साफ हैं और इन तीनों में तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए नहीं इजाजत, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने क्लियर की है वो ये, रूल नंबर 55 के तहत जो आपने बोला हुआ है, इसमें अगर फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप सेंटर से आप फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, उस वक्त आप सेंटर से पूछेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। शाम के 6 बज रहे हैं, न्यूज रूम लाइव अब शुरू हो रहा है। और आज जो इस वक्त न्यूज रूम लाइव में सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ले रहे हैं वो ये कि दिल्ली वालों के लिए कम से कम 26 मार्च तक के लिए अब कोई फिलहाल मुसीबत नहीं है। तो जिस अंदाज में दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्या वो अंदाज संवैधानिक है? क्या वो तरीका कानूनी रूप से सही कहा जा सकता है? हमारे साथ में हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत मौजूद हैं। देवेंद्र, कई लोगों से आपने बात की है, संविधान विशेषज्ञों से आपने बात की और इस पूरी खबर को आपने कवर किया है। कितना सही है इस तरीके से काम करना? और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर वो अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट का हवाला दे रहे हैं कि बहुत से ऐसे काम शीला दीक्षित ने भी किए जिसमें केंद्र सरकार की कोई अनुमति नहीं ली गई, कई बिलों की बात भी ली गई, इन दोनों के बीच में क्या रास्ता सही और क्या गलत है, क्या चल रहा है? तो बड़ी हसरतों और बड़ी उम्मीदों के साथ संसद का ये सत्र बुलाया गया था। UPA 2 सरकार का आखिरी सत्र है, लेकिन फिलहाल ये हसरतें और ये उम्मीदें धरी की धरी रह गई, क्योंकि आज तीसरा दिन रहा और ये सत्र, खासतौर से आज का दिन, तीसरा दिन,
हंगामे की भेंट चढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे पास जो खबर है इस वक्त वो है समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के आरोपी असीमानंद से जुड़ी हुई। यहाँ पर हम आपको ये जरूर बता देंगे केजरीवाल ने जो उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने विस्तार से ये बताया है कि जन लोकपाल बिल किन किन की सहमति के आधार पर, कानून के कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखकर और कितने वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञों, कानूनविदों के मशवरे के बाद में तैयार किया गया है और किसी भी तरीके से यह संविधान के विपरीत नहीं है, यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने जो लहजे का इस्तेमाल किया, जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर कांग्रेस को बहुत आपत्ति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ जेपी अग्रवाल का क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। मैया मैं तो चांद खिलौना लय हूं। जी हां, बाल हट पूरा करने के लिए माता यशोदा ने कान्हा के लिए थाल में पानी भरकर चांद को जमीन पर ले आई थी और कुछ इसी तरह से, इसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार भी अरविंद केजरीवाल के जन लोकपाल बिल को लेकर अपने आप को नरम करने की कोशिश कर रही है और यह विचार विमर्श चल रहा है गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय के बीच में, तमाम बड़े राजनेताओं के बीच में कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के जानकार मानते हैं और यह समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का एक ऐसा दांव खेला है जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चित नजर आ रही है और अब दोनों ही दल केजरीवाल की राह पर चलने को तैयार दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट। तो कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं केजरीवाल और ऐसा है केजरीवाल के काम करने का अंदाज। एक तरफ जन लोकपाल को लेकर जंग है तो अब दूसरी तरफ दंगल छिड़ गया है केजी बेसिन को लेकर। हमारे साथ इसमें खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, एनपी सिंह साहब कांग्रेस से मौजूद हैं, संदीप दुबे यहां पर आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और सुभाष कश्यप जी हमारे साथ में मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। सुभाष जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, जो खबरें लगातार मिल रही हैं कि गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस बात की चर्चा कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, जो कुछ अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल को सीधे विधानसभा में लेकर आएंगे, क्या यह संभव है? और जिस तरीके से इशारे मिल रहे हैं कम से कम वो ये हैं कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक चीज है वो तो गैर संवैधानिक है, उसमें गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय भी कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या लगता है कि अब इस पर राजनीति हो रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी न्यूज आवर में और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की, या जो कुछ आज हुआ, खास तौर से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद भवन में, न भूतो न भविष्यति, यानी कि पहला कभी देखा नहीं गया और आगे कभी ना हो, कम से कम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं और कामना कर सकते हैं। लफ्जों में जो कुछ उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो तो बहुत खराब हुआ, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की मिस हैंडलिंग की गई, ये वो शब्द है जो कि गौर करने वाला है। यहां पर कोई राजनीति नहीं है और यहां पर कोई राजनीतिक बात भी नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना के इशू का मिस हैंडलिंग किया गया, वो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं ये है। जिम्मेदार हम किसको माने? क्या इन सांसदों को जिम्मेदार माने? जिम्मेदार हम कांग्रेस को माने कि वन वे कम्युनिकेशन रहा, या जिम्मेदार हम सरकार को माने कि जिस तरीके से अफरा तफरी में बिल पेश किया गया? हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हो गई है, दर्शक भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लगातार इसी सब्जेक्ट पर रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी और दर्शकों ने समझ लिया है इंदिरा बहन की क्या सच है और क्या गलत है। दरअसल राजनीति के कई और पहलू हैं जो कि हम बताने की कोशिश करेंगे। आप कहीं तो इल्जाम लगाते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं और कहीं आपके गृह मंत्री विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और अफरा तफरी का माहौल। अरविंद मोहन जी, जो कुछ आज घटा है, हम जरूर आपसे इसकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। दरअसल दोषी कौन, यहां पर यह शब्द तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दोषी कौन है आज के घटनाक्रम का? ये सांसद तो कहे जा सकते दोषी, लेकिन ये हम इनको मोहरे भी मान सकते हैं। आपका जवाब? सरकार के ऊपर बनती है, संगठन के ऊपर बनती है। हालांकि कोई भी तारीफ तो कर ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, सब लोग यही कहेंगे भर्त्सना हो रही है, भर्त्सना करेंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है और दोषी कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सरकार को खुद अपने गिरेबान में झांक कर ही देखना चाहिए कि किस तरीके से वो काम कर रही है, और एक बड़ा सवाल उसके सामने, इसका जवाब उसको खुद ही देना पड़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में। शाम के 6 बज रहे हैं। न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज जो सबसे पहले खबर हम न्यूज रूम लाइव में लेने जा रहे हैं वो है अंतरिम रेल बजट की। हालांकि
अंतरिम रेल बजट आज हंगामे की भेंट चढ़ गया और आधा अधूरा किसी तरीके से भाषण पढ़कर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। हालांकि हम आपको ये बता दें, जो खबरें हमारे पास में हैं, 72 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है, 17 नई एसी गाड़ियां और 38 एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी दी गई है। देखिए किस तरह से रहा आज संसद के अंदर नजारा। जाहिर सी बात है, अगर रेल मंत्री पहुंचे रेलवे स्टेशन पे और लंबी लंबी लाइनें देखें, अगर जनरल बोगी में वो कभी यात्रा कर पाए तो बाथरूम के अंदर यात्रियों को यात्रा करते हुए देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि कैसे सफर कर रहे हैं। या फिर ट्रेनों में जिस तरीके से डकैतियां पड़ जाती हैं और पूरी पूरी बोगी लुट जाती है, उसको अगर मंत्री जी देखें तो समझ में आएगा कि सुरक्षा की कितनी ज्यादा जरूरत है और क्या कुछ करना चाहिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इसमें अपूर्व मिश्रा मौजूद है। अपूर्व, सुबह से लगातार ये माना जा रहा था कि चुनावी, हालांकि अंतरिम रेल बजट था, 4 महीने के लिए मान्य है, बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस के हाथ में, यानी कि कांग्रेस के मंत्री ही रेल मंत्रालय को संभाल रहे थे, तो ऐसे में उम्मीदें बहुत थीं। तो खबर आ रही है उसके मुताबिक बातचीत की प्रक्रिया में ये पूरी की पूरी पॉलिसी है और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल न फैलाया जाए। मुंबई के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो अपने जिस काम के लिए जाते हैं वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, अपने गंतव्य तक पहुंच पाए, कम से कम उनके जीवन में किसी तरह का खलल न डाला जाए। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, और अधिक खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cnews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी न्यूज रूम लाइव में। कई खबरें हैं आज न्यूज रूम लाइव में। तेलंगाना को लेकर आज तक जो कभी संसद में नहीं हुआ वो देखने को मिला और आज का दिन शर्मनाक दिन कहा गया, खासतौर से संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में। इस खबर पे भी जाएंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की भी, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने कह दिया कि अब जो कुछ करना हो मुख्यमंत्री करें, क्योंकि वो स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो मुजफ्फरनगर कांड को लेकर जो दंगा पीड़ित है उनकी। बड़ा सवाल ये है कि जब ये खबर अखबारों में भी थी कि आज पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है, सुरक्षा को जुड़ा हुआ मसला बहुत बड़ा था और तब ये घटना घटी, क्या ये लगता है कुछ प्रायोजित था? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से तेलंगाना के मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है, अगर कांग्रेस के हाईकमान ने फैसला कर लिया, दिग्विजय सिंह ने उसमें अपनी हामी भर दी या उनकी सलाह पर कैबिनेट ने निर्णय किया या जो कुछ भी पूरा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, लेकिन क्या ये वन वे कम्युनिकेशन? क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री विरोध में हैं, आज तक वो काम भी कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। पार्लियामेंट में जिस तरीके से हो रहा है वो एक दिन की बात नहीं है, पिछले 2-3 दिन से लगातार ये हंगामा चल रहा था। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इसमें अपूर्व मिश्रा मौजूद है। अपूर्व, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अखबारों में भी हमने देखी खबरें आई हुई थी कि आज पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है, बल्कि खबरों में तो हमने ये भी पढ़ा था कि सांसदों की ये योजना है कि वो संसद भवन में जाके सांप छोड़ देंगे। मुझे हंसी भी आई कि क्या ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ होना था। तो सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल था, क्या इसको नहीं सुलझाया गया? और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो कुछ कांग्रेस ने किया या सरकार ने किया वो भी कुछ अच्छा नहीं समझ में आ रहा। तो देखना होगा कल क्या होता है। फिलहाल वक्त इतना ही न्यूज़ रूम लाइव में, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन और अधिक खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cnews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।